कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की नारेबाजी की। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग के लिए नोटिस दिया, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से चर्चा के लिए इनकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं जब राज्यसभा की किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कृषि कानून वापस लेने की नारेबाजी की। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सोमवार को बजट के दौरान भी कृषि कानूनों का विरोध का समर्थन किया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने किसान कानूनों को लेकर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस जारी किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में आज चर्चा शुरू होगी। सत्र की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 69वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून बनाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी रणनीति का ऐलान कर दिया है। अब किसान 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसान शनिवार 6 फरवरी देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह ने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बैन, बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने और अन्य मुद्दों को लेकर हम चक्का जाम करेंगे। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किसानों की अनदेखी की गई और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। उन्होंने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा के जो 40 संगठन की कमेटी 40 सदस्यों की है, उससे सरकार बात करे। कृषि कानूनों के विरोध में टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई। 32 वर्षीय हरफूल सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। बताया जा रहा है हरफूल सिंह पहले दिन से आंदोलन में शामिल थे। मृतक किसान पंजाब के बीर कला गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि किसान की तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। वहीं किसानों की मौत से आंदोलन में शामिल किसानों पर भारी गुस्सा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी करते हुए बैरिकेड की संख्या बढ़ा दी है। सिंघू, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और बैरिकेड पर की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली सिंघू में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट और अवरोध के बीच लोहे की छड़ें लगाई गई हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में भी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए कई स्तरीय पर बैरिकेड लगाए गए हैं। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तार भी लगाए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों को रोकने के लिए 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेड किया गया है। सड़क खोदकर उसमें नकीले लगाए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसान अगर नुकीले सरिया पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से गाड़ी पंचर हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा निलंबन अवधि आज रात के लिए बढ़ा दी है। रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा तीनों बॉर्डर पर बंद रहेगी। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है। प्रदेश सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में नेट बंद करने की अवधि मंगलवार शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 44 एफआईआर दर्ज की हैं। अब तक 122 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद से 100 से अधिक लोग लापता हैं। किसान मोर्चा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्रकारों और अन्य की गिरफ्तारी की निंदा की है। किसान मोर्चे ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत से डरी हुई है। इसके अलावा उसने दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट सेवाएं निलंबन करने की आलोचना की। दिल्ली हिंसा में आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दीप सिद्धू ने बीजेपी सांसद सनी देओल पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के बीच वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में तीसरी बार आम बजट पेश किया। कोरोना की वजह से सरकार ने इस बार बजट डॉक्यूमेंट की छपाई नहीं की। बजट की कॉपी सभी सांसदों को डिजिटल तरीके से बांटी गई। आजादी के बाद पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। किसानों को लेकर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की ओर काम कर रही है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की कायम है। वहीं भाषण के दौरान जब वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है तो हंगामा हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को एमएसपी को लेकर 75,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए सेस देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा। वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को आईटीआर नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन वालों को ही लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इस बार के बजट में सैलरी क्लास के लिए कुछ घोषित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पेश हुए बजट की तारीफ की। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में इस साल का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था। उन्होंने कहा इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह बजट लोगों को उम्मीदों से बेहतर है। उन्होंने कहा यह बजट बेहद शानदार है। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के आम बजट पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह बजट नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों की जिंदगी बेहतर करेगा। उत्तर प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट मंत्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुलाया है। सीएम ने सभी 54 मंत्रियों को इस बैठक में शामिल होने को कहा। साथ ही सभी मंत्रियों को टैब, आईपैड और लैपटॉप के साथ लाने को भी कहा गया। फिरोजाबाद के भीमनगर मोहल्ले से लापता बच्ची को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया। वहीं पुलिस को अपहरणकर्ताओं की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। देवरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर टीम की मदद ली। चोरी से लोगों से 50 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने साइबर टीम को इनाम देने की घोषणा की। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट के पास एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। आपको बता दें आग किस वजह से लगी, इस कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। चित्रकूट पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश गौरी यादव पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस गौरी यादव की तलाश में जंगल में कूद पड़ी है। हालांकि घंटों खाक छानने के बाद भी पुलिस के हाथ सफलता नहीं मिली। गोंडा के मेडिकल छात्र अपहरण कांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए 25,000 रुपए की फरार चल रही आरोपी डॉक्टर प्रीति मेहरा को गिरफ्तार किया है। छात्र की हनी ट्रैप में फंसाकर अपहरण की कहानी का पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपी को जेल भेज दिया। ललितपुर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए कई टीमों का गठन किया है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में बिजली बिल नहीं भरने पर बिजली का कनेक्शन विभाग की ओर से काट दिया गया, जिसके बाद से कनेक्शन कटने से नाराज दबंगों ने बिजली विभाग के जेई के साथ मारपीट की। सीतापुर के सदरपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। रास्ते को लेकर हुए विवाद में बीते दिनों अधिकारियों के मामला निपटारा किया था। बावजूद इसके आज दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई है। फर्रुखाबाद के दबंगों ने युवकों को कुल्हाड़ी मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल को ठेला पर लादकर परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और फतेहगढ़ दुर्ग पुलिस पर पीलीभीत से कार्रवाई न होने पर बात कहकर न्याय की गुहार लगाई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। जानकारी के मुताबिक सीएम दिल्ली में कई मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। हरियाणा में शराब घोटाले का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मामले में गठित एसआईटी ने 270 पेजों की रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद समेत कई जिलों में शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि हरियाणा से दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। इससे राज्य सरकार को अरबों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने लालच में घटिया शराब बनाई जो जहरीली साबित हुई और कई लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत के बाद प्रदेश के मंत्री अनिल विज ने एसआईटी गठित की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोनीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने रिश्वत लेने के मामले में एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मीटिंग के बाद मूलचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 शिकायतों का निवारण किया गया। वहीं इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला भी बोला। किसान आंदोलन पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल किसानों के बीच जाकर अपनी राजनीति चमका रहा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए बजट की तारीफ की। ओपी धनखड़ ने कहा कि बजट से किसानों को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकास करेगी। फरीदाबाद के तिगंगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने बजट को संतुलित बताया। राजेश नागर ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा। हिसार में बजट को लेकर अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद बजरंग गर्ग ने कहा कि बजट से देशवासियों को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। आम बजट पेश होने के बाद देश भर से रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में करनाल के कुछ लोगों ने बजट पर निराशा जताई, तो कुछ लोगों ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए बजट से खुशी जताई। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 34 में बीजेपी नेता अजीत नंबरदार ने विशाल कंबल वितरण का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकत सरकार को बदनाम करने में जुटी हुई है। पानीपत के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं इस दौरान धरने में शामिल महिलाओं ने लोकगीत गाकर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताया। पलवल के नेशनल हाईवे पर दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू करने के लिए किसानों की भारी भीड़ जुटी। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात देखने को भी मिला। नारनौल में प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को जमकर फायदा मिल रहा है। नगर परिषद में अब तक ऐसे 218 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 82 लोगों को इस योजना का लाभ देकर उनके मकानों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। आपको बता दें 15 दिनों तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश और कलाकार कलाओं का संगम करते हैं। इंद्री के शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली से कोई घायल नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पलवल में पल्स पोलियो अभियान के तहत 1,09,112 बच्चों को सुरक्षित खुराक पिलाकर 60% टारगेट पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें जिले में 1,82,842 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। करनाल के बस स्टैंड के पास लुटेरों ने बैंक के बाहर एक मजदूर से 10,000 रुपए लूट लिए और चकमा देकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ 39 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 22,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 7 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में हैं। अमेरिका में 2,69,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4,54,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,66,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के 8,569 नए केस सामने आए, जबकि 13,443 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 94 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,00,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 1,04,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 20,28,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 19,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,35,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 1,200 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6 लाख हो चुके हैं। इसमें से 8,650 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5,300 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, 57,500 से ज्यादा हो गई है। इसमें से 56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 378 मरीजों का इलाज जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,67,900 के पार है। इसमें से 2,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिका ने कहा कि वो अपने पड़ोसियों को धमकाने के चीन के रवैये से चिंतित है और उसकी हरकतों पर लगातार नजर रख रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक तंत्र का कहना है कि उसकी नजर भारत चीन सीमा विवाद पर और वो बारीकी से निगाह रखे हुए है। म्यांमार की सेना ने ऐलान किया है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी और चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। गौरतलब है कि म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सर्वोच्च नेता समेत सत्ता अधिकारी पार्टी से नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है और इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। मलेशिया में विवाद होने से जब्त होने के बाद दुनिया भर में किरकिरी कराने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक और झटका लगा। दरअसल पीआईए ने कनाडा में लापता हो गए। चीन की तरफ से सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून साबित करने के बाद हांगकांग से हजारों लोग अपने घर छोड़कर ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। लोगों को डर है कि लोकतंत्र की मांग वाले प्रदर्शनों का समर्थन करने के कारण उन्हें दंडित किया जा सकता है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने बिन लादेन को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत आबिदा हुसैन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लादेन ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को वित्तीय सहायता हासिल करने में समर्थन दिया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के नए सीजन को देश में ही आयोजित करने के लिए कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक आईपीएल 2021 का आयोजन यूएई या किसी अन्य देश के बजाय भारत में ही किया जाएगा। 5 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसके मद्देनजर दोनों टीमें चेन्नई पहुंच चुकी हैं। शुरुआती 2 टेस्ट चेन्नई में होंगे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटने के बाद भारतीय गेंदबाज टी नटराजन ने तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर में दर्शन किए। भगवान के दर पर पहुंचने के बाद नटराजन के दौरान अपने बाल मुंडवाते हुए नजर आए। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है, जिसकी जानकारी विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी के साथ फोटो शेयर करके दी। मुंबई की कोर्ट ने जावेद अख्तर के मानहानि केस की सुनवाई करते हुए कंगना रनौत को समन जारी कर दिया है। आपको बता दें, जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दी थी। कॉमेडियन कपिल शर्मा दोबारा पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने 1 फरवरी की सुबह बेटे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर ये फोटो काफी वायरल हो रही है। तांडव और मिर्जापुर पर विवाद के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को रिलीज अनिश्चित समय के लिए टाल दिया। इस पॉपुलर वेब सीरीज के सेकंड पार्ट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बिग बॉस 14 में हंगामा देखने को मिल रहा है। विकास गुप्ता वीकेंड का वार एपिसोड में से घर से बाहर हो गए। हालांकि उन्हें घर में अभी तक रहने की परमिशन है।
100 खबरों